नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक युग के एकांकीकार। तो पिछली क्लास में हमने आधुनिक युग के जो एकांकीकार हैं उनमें जयशंकर प्रसाद का परिचय जाना था और आज हम लक्ष्मी नारायण लाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सन 1929 के आसपास एकांकीकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले रचनाकार के रूप में रामकुमार वर्मा का आगमन हुआ और उसी वर्ग में आने वाले एकांकीकार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। मिश्र जी के एकांकी हिंदी में विचारधारा की दृष्टि से उन्हें एक क्रांतिकारी माना जाता है और उनकी एकांकियों में अशोक, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, शोकदन, प्रलय के पंख, एक दिन, कावेरी में कमल, बलहीन, नारी का रंग, स्वर्ग में विप्लव आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध रही हैं। और उसके बाद भारतेंदु युग से लक्ष्मी नारायण मिश्र तक आते आते एकांकियों का आधारभूत रंगमंच तैयार हो गया था और उसी में प्रसाद ने हिंदी एकांकी की नींव रखी और रामकुमार वर्मा ने उसकी प्रतिष्ठा की और लक्ष्मी नारायण लाल ने उसका चहुमुखी विकास कराया। तो लाल ने विद्यार्थी जीवन से ही एकांकी लिखना शुरू कर दिया था। उनके प्रारंभिक एकांकी लेखन पर जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनके जो ऐतिहासिक नाटक हैं और उपेंद्र नाथ अश्क के जो यथार्थवादी शैली है उसमें लिखे गए एकांकियों का भी थोड़ा सा प्रभाव उन पर पड़ा। तो लक्ष्मी नारायण लाल के अनेक एकांकी रेडियो से प्रसारित भी होते रहे हैं और सक्रिय रंगमंच से जुड़कर वे एक नाटककार कहलाए। इसलिए रंग शैलियों के नए नए प्रयोग उनके एकांकियों को संपन्नता प्रदान करते हैं। तो लाल की जो एकांकियां हैं उसमें समसामयिक घटनाओं को लेकर लिखे गए उन एकांकियों की तरह नहीं है जो अखबार की घटनाओं की तरह दूसरे दिन या दूसरे सप्ताह पुराने पड़ जाते हैं। उनमें युगबोध की गहन दायित्व भावना है और वे मानव के समक्ष उपस्थित जो प्रश्न हैं उनसे हुए भी जुड़े हुए हैं। तो पश्चिम के थिएटर को आत्मसात करके भी वे पूर्ण रूप से भारतीय रहे और भारतीय लोकनाट्य शैलियों से भी उनका एकांकीकार रूप लाभान्वित हुआ। उनके एकांकियों में उपलब्ध जो शिल्प प्रयोग है और विषय की जो विविधता है तो हिंदी के किसी अन्य एकांकीकार में आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो लक्ष्मी नारायण लाल के 9 एकांकी संग्रह प्रकाशित हो गए हैं। वे हैं, उसमें सबसे पहले है ताजमहल के आंसू जो 1945 में प्रकाशित हुआ था। फिर पर्वत के पीछे 1952 में, नाटक बहुरंगी 1961 में और नाटक बहुरूपी 1964 में। फिर मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972 में, दूसरा दरवाजा 1975 में और शुरू हो गया नाटक, ये अंतिम प्रकाशित एकांकी संग्रह है उनका। और खेल नहीं नाटक 1978 में और नया तमाशा 1982 में प्रकाशित हुआ था। तो लक्ष्मी नारायण लाल के जो एकांकी की रचना यात्रा है वह लंबी है और उन्होंने अपने एकांकी संग्रह मेरे श्रेष्ठ एकांकी की भूमिका में उस समय के एकांकीकारों की जो अवस्था है उसके बारे में उन्होंने बताया था। तो उस समय रेडियो नाटककार उर्दू के कई लेखक थे। उन एकांकीकारों के पूरे संगठन में से सिर्फ एक लेखक हिंदी में आया तो वहां से हिंदी एकांकी की शुरुआत कही जा सकती है। तो लाल की जो प्रथम एकांकी है ताजमहल के आंसू जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा को समर्पित है, इस एकांकी संग्रह पर जयशंकर प्रसाद और रामकुमार वर्मा का प्रभाव स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। तो उर्वशी, महाकाल का मंदिर, गांव का ईश्वर और ताजमहल के आंसू आदि एकांकी उनके संकलित हैं। तो उर्वशी में 2 दृश्य हैं और ये
महाभारत की कथा पर आधारित है। इसमें स्वर्गलोक के वातावरण में उर्वशी द्वारा अर्जुन के प्रति प्रणय निवेदन और अर्जुन द्वारा उसकी अस्वीकृति को प्रकट किया गया है। तो महाकाल का मंदिर, उसमें उज्जैनी के प्रसिद्ध मंदिर को लेकर के लिखा गया है। और ताजमहल के आंसू, उसमें बंदी जो शाहजहां और उसके क्रूर और महत्वाकांक्षी बेटे के औरंगजेब के संबंधों पर आधारित है। जहांनारा का स्वप्न, उसमें शाहजहां की बेटी जहांनारा और छत्रसाल के प्रणय संबंधी विषय पर ये आधारित है। तो नूरजहां की एक रात और विधवा नूरजहां की बेटी जहांनारा और छत्रसाल के प्रणय संबंधी विषय पर ये आधारित नूरजहां की एक रात की विधवा को आधार बना करके लिखा गया है। गांव का ईश्वर ग्रामीण पृष्ठभूमि में लिखा गया एक एकांकी है। उसके बाद पर्वत के पीछे, उसमें 6 एकांकी संकलित हैं। तो पर्वत के पीछे तो 3 दृश्यों वाला एकांकी है। उसमें पिता और पुत्री के प्रेम और हिल स्टेशन के वातावरण का सुंदर चित्रण किया गया है। तो प्रगतिवादी आशावादिता और नए समाज की घोषणा के साथ समाप्त होने वाले सुबह होगी नामक एकांकी में एक माँ और उसके बच्चे को विषय बना करके उस स्त्री की पारिवारिक समस्याओं को दिखाया गया है। तो इस प्रकार लाल नाटककार के साथ साथ नाट्य चिंतक भी थे। उनके रंग समीक्षा संबंधी किताबें और नाटक की जो भूमिकाएं हैं वो उसके साक्षी हैं। और पाश्चात्य परंपरा से प्रभावित वे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने पूर्ण रूप से भारतीय भावभूमि से वे जुड़े रहे हैं। उन्होंने नाटक, ड्रामा का अर्थ आज के संकुचित अर्थ में न लेकर के विशाल अर्थ में लिया है। वे नाटक के अंतर्गत वस्तु, अभिनय, रस, छंद और अलंकार, नृत्य, संगीत, वेशभूषा, पात्र, दर्शक, समाज सबका समावेश करते हैं। तो इसी प्रकार थिएटर और रंगमंच को उसके संकुचित अर्थ यानी ईंट पत्थर का भवन, मंच या स्टेज नहीं, लेकिन भावना के स्तर पर एक विशाल अर्थ की ओर उन्होंने दिशा निर्देश किया है। तो वे रंगमंच के लिए मंच शब्द भी स्वीकार नहीं करते। उनका कहना है कि हमारे यहाँ मंच की अवधारणा नहीं है, बल्कि भूमि की अवधारणा है। तो भूमि ही समस्त सृजन के अधिकारी है। तो लक्ष्मी नारायण लाल का जो व्यक्तित्व है सिर्फ एक नाटककार के दायरे में सीमित नहीं है। इसका प्रमाण स्वयं उन्होंने अपनी अभिनय कुशलता से दिया। रक्त कमल, सुंदर रस, यक्ष प्रश्न, इन नाटक में उन्होंने अभिनेता की भूमिका कुशलतापूर्वक निभाई है। सिर्फ नाटक लिखना उनका लक्ष्य नहीं रहा था। नाटक को रंगमंच में अभिनय द्वारा जीवित रखने के लिए उन्होंने अभिनेता का रूप धारण किया और अपने प्रत्यक्ष अभिनय के द्वारा उन्होंने अभिनेताओं को भी यह सिखाया कि आत्मा, हृदय और ईमानदारी से अभिनय किस प्रकार किया जाता है और इसी से ही वो एक अभिनेता सफलता प्राप्त कर सकता है। उसके बाद नाटक की प्रस्तुति के लिए हमेशा वो निर्देशक के साथ संबंध रखते हैं और नाटक के लिए एक सफल निर्देशक ही उसका निर्धारण कर सकता है। और उसकी भूमिका निभाने के लिए लक्ष्मी नारायण लाल सक्षम रहे। दर्शक को रंगभूमि के साथ जोड़ने में बड़ी कुशलता हासिल की उन्होंने और एक निर्देशक की महत्ता को शब्दबद्ध करते हुए उन्होंने कहा कि कृति समाज को समर्पित करने के बाद वह समाज की हो जाती है। वह उपयोग किसी भी तरह करे तो ये उसका अपना उत्तरदायित्व है और अधिकारी भी है। तो उनके अनुसार नाटककार को निर्देशन कला में भी जानकारी होनी चाहिए और वे एक निर्देशक के रूप में अभिनेता के साथ अपना उत्तरदायित्व निभाते थे। और उन्होंने अपने निर्देशन में स्वतकमल, कर्फ्यू, कलंगी, व्यक्तिगत और अंधा कुआं इनका सफलतापूर्वक मंचन भी इन्होंने किया। फिर इनको रात रानी जो इनकी रचना है उसके ऊपर 1967 में इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर 1970 में इन्होंने कर्फ्यू नाटक पर अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार और 1977 में
उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। फिर 1977 में ही हिंदी के प्रमुख नाटककार के लिए इन्होंने राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। फिर 1979 में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए साहित्य कला परिषद द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। फिर 1987 में गली अनारकली उपन्यास पर हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा पुरस्कार और 1988 में जो इनके मरणोपरांत दिया गया था भारतीय नाट्य संघ द्वारा पुरस्कार दिया गया था। तो इन्होंने अपने महत्वपूर्ण साहित्य रचनाओं से हिंदी गद्य साहित्य जगत को मूल्यवान बनाया और जो भी हिंदी साहित्य को इन्होंने दिया उसके लिए उनको यश ही मिला। तो अपने जीवन में अनेक प्रसंगों पर उन्होंने पुरस्कार भी प्राप्त किए और वह सब उनके मुकुट पर शोभित हैं। लक्ष्मी नारायण लाल ने साहित्य की अक्सर तमाम विधाओं में अपनी कलम सफलतापूर्वक चलाई और उन सभी में उन्हें बड़ी सफलता भी मिली, लेकिन उनका सर्वाधिक योगदान नाटक, एकांकी और रंगमंच के क्षेत्र में रहा। उनके 15 उपन्यास, 6 कहानी संकलन, 2 जीवनियाँ, 29 नाटक, सामयिक साहित्य पर 3 ग्रंथ, 7 अनुसंधान और समीक्षात्मक साहित्य और 9 एकांकी संकलन प्रकाशित हुए। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण लाल एकांकीकार, नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, जीवनीकार ही नहीं सफल अभिनेता, रंगकर्मी और निर्देशक भी रहे हैं। तो इनके व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से 2 व्यक्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है, एक महात्मा गांधी और दूसरा जयप्रकाश नारायण। तो इन दोनों व्यक्तियों में जो विशेष गुण हैं वे उनमें भी झलकते हैं। इनका जीवन गांव और शहरों में व्यतीत हुआ था, इसलिए उनके व्यक्तित्व पर देहातीपन की झलक और शहर की सभ्यता का समन्वय हम देख सकते हैं। लेकिन शहर की जो रंगीन जिंदगी है उसमें अपने आप को नष्ट करना वे नहीं चाहते थे। आजीविका के लिए जिंदगी के अधिकांश समय नगरों में बीतने पर भी उनका लगाव हमेशा अपनी गांव की मिट्टी से रहा था। तो गांधी जी के अनुसार उनका भी ये विश्वास था कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। तो इसी का परिचय लाल ने अपनी एकांकियों में ग्रामीण जीवन की समस्याओं के रूप में दिया। इनकी जो एकांकियां हैं उसमें शिल्प प्रयोग और विषय वस्तु की विविधता इनकी एकांकियों की विशेषताएं रही हैं। उन्होंने हिंदी रंगमंच को जितना कुछ दिया वह सचमुच बहुरंगी और बहुआयामी है। तो उनके अनुसार नाटक लिखा नहीं जाता, रचा जाता है, नाटक की रचना की जाती है। तो छात्र जीवन में ही लक्ष्मी नारायण लाल का प्रथम एकांकी ताजमहल के आंसू विश्वविद्यालय की मैगजीन में छपा था और तब से लेकर के अपने जीवन काल में उनकी सृजनात्मकता सक्षम रही है। और सामाजिक जीवन के ही अपने अनेक एकांकियों में उन्होंने सामाजिक जीवन को भी प्रस्तुत किया। उन्होंने एक ओर जहां सामाजिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की तो दूसरी ओर समाज की ज्वलंत समस्याओं की चर्चा की। उनके एकांकी समसामयिक घटनाओं को लेकर लिखे गए एकांकियों की तरह नहीं हैं जो सामान्य रूप से पढ़ने के बाद भुला दिए जाते हैं। तो उनमें युग बोध की गहन दायित्व भावना है और वे हमेशा मानव के समक्ष जो समस्याएं हैं उनको उपस्थित करते हैं और उनका समाधान भी बताते हैं। तो सामाजिक जीवन के जो पारिवारिक जीवन है उसमें तमाम पहलुओं की अभिव्यक्ति उन्होंने सामाजिक एकांकियों के अंतर्गत की है। उनके अधिकांश एकांकी के कथ्य परिवार के इर्द गिर्द के हैं और पारिवारिक जीवन की जो संवेदनशीलता है उनके एकांकियों की सबसे बड़ी प्रसिद्धि कही जा सकती है। तो संयुक्त परिवार का विघटन, पारिवारिक संबंध, माता पिता और बच्चों का संबंध, पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य जीवन का तनाव, पीढ़ियों का संघर्ष, नारी जीवन, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा आदि को उन्होंने अपने एकांकियों का विषय बनाया और पारिवारिक जीवन के सूक्ष्म से सूक्ष्म चित्र अंकित करके उन्होंने अपने
एकांकियों का या अपनी विचार बुद्धि का परिचय दिया। तो मोहिनी कथा काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, मम्मी ठकुराइन, बादल आ गए, सुबह से पहले, मीनार की बाहें और शादी, ये इनकी सामाजिक कहानी एकांकियां हैं। और बादल आ गए और वह मेरा पति, सुबह से पहले आदि, ये जो पति पत्नी के संबंध को चित्रित करने वाली एकांकियां हैं। जबकि गांव का ईश्वर अनमेल विवाह की ओर इशारा करते हैं और गरीब परिवार की जो विवाह की जो समस्याएं हैं उनकी ओर इशारा करते हैं। तो गरीब परिवार की विवाह समस्या का चित्रण उन्होंने अपनी इन एकांकियों में किया है। और जो गुड़िया एकांकी है और शादी, ये विवाह संबंधी जो समस्याएं हैं उन पर केंद्रित है। पीढ़ियों का संघर्ष जो इनकी एकांकी है वो 2 पीढ़ियों के संघर्ष पर प्रकाश डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाल ने अपनी एकांकियों में समाज और परिवार को महत्व दिया और उनसे संबंधित जो सभी पहलू हैं उन पर अपनी एकांकियों के द्वारा रंगमंच में प्रस्तुतिकरण भी किया। और अपने जो मध्यम वर्गीय पारिवारिक जीवन है उनके एकांकियों के कथ्य का ताना बाना रही। और यही कारण है कि इनके अधिकांश एकांकियों की कथा वस्तु मध्यम वर्गीय परिवार पर केंद्रित है। उसी प्रकार राजनीतिक मूल्यों का चित्रण इनकी एकांकियों की विशेषता कही जा सकती है। तो राजनीति की जड़ें मनुष्य की भावना से जुड़ी हुई हैं। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में राजनीति का योगदान रहता ही है। तो आज के युग में राजनीति से मुक्त होकर के किसी क्षेत्र का भी अस्तित्व प्राय हम नहीं देख पाते हैं। तो राजनीति एक प्रक्रिया है जो मनुष्य की क्रियाकलापों से गहरा संबंध रखता है। और स्वतंत्रोत्तर जो राजनीति है उसकी परिस्थितियों से प्रभावित साहित्यकारों ने राजनीतिक समस्याओं का चित्रण भी अपनी रचनाओं में किया। जैसे लाल के मिस्टर अभिमन्यु, अब्दुल्ला दीवाना, रक्त कमल, कलंगी और दूसरा दरवाजा, ये इनकी राजनीति के प्रति गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाली नाटक हैं। और उनके अधिकांश एकांकी 20वीं शताब्दी के उत्तरी शतक में भारतीय जनजीवन की पीड़ा को, मानवीय स्वतंत्रता और सत्ता व्यवस्था, इनके जो संघर्ष हैं उनके द्वारा उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। दूसरा दरवाजा खेल और हाथी घोड़ा चूहा, 1 घंटा और क्रिकेट, ये आपातकाल के दौरान की जो भारतीय राजनीति थी उस पर लिखी गई हैं। तो इन्होंने राजनीति पहलुओं को अभिव्यक्त करके मानवीय क्षितिज को एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। और अपने तो अखबार, परिचय, शहर और हत्या की राजनीति और पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडी, इनमें उन्होंने राजनीतिक स्थितियों और उनकी जो विसंगतियां हैं और जो समस्याएं हैं उनको उभारा है। उन्होंने अपने एकांकियों में भारतीय राजनीति के कर्णधार कहे जाने वाले नेताओं के जन विरोधी आचरण, शोषण और धोखेबाजी, राजनीतिक कार्यवाहियों में जो नैतिक मूल्य, घटते नैतिक मूल्य हैं और शासन व्यवस्था का जो खोखलापन है, लोकतंत्र के नाम पर चलाए जाने का जो भ्रष्टाचार वह करते हैं, उन सब का उन्होंने सफलतापूर्वक कटाक्ष करते हुए इसमें प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल की जो एकांकियां हैं वो कथ्य की विविधता के समान शिल्प की विविधता के कारण भी अनूठी है। उनके पूर्व हिंदी एकांकियों में 2 प्रकार की शिल्प विधियां दिखाई देती थी। एक तो भारतीय शास्त्रीय पद्धति से प्रभावित शिल्प विधि और दूसरी पाश्चात्य रंगमंच से प्रभावित शिल्प विधि। तो उनके जो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं को रेखांकित करते हुए
उनकी एकांकियों के विषयों को विविधता की ओर ले जाती है और आवश्यकता से अधिक पात्रों का सृजन करके मंच में खड़ा करना उनका उद्देश्य नहीं रहा था। पात्रों के मानसिक संघर्ष को उसी तीव्रता के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया और चरित्र सृष्टि में लक्ष्मी नारायण लाल कामयाब रहे और छोटे छोटे संवादों से लेकर के गौरवपूर्ण संवाद भी उनके एकांकियों में मिलते हैं। ये संवाद बहुत ही आकर्षक है और सभी स्तरों के जो जन सामान्य की भाषा है उनका प्रयोग करके उन्होंने उन संवादों की ओर एक विशेषता दिखाई है। तो कुछ एकांकियों में गीत योजना भी दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो संवादों में संस्कृत है, उर्दू, अरबी, फारसी, इन सब का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल ने अपने एकांकियों का सृजन रंगमंच के अनुसार किया और उनके एकांकी जीवन की एक अंतरंग पहचान वे कराते हैं। उनके अनुसार नाटक खेलना एक प्रकार से जीना है। उन्होंने अपने नाटकों का अनुभव स्वयं किया और जान लिया कि नाटक सिर्फ कागजों पर लिखना नहीं, वह एक रचना है जो रंगमंच पर अभिनेताओं द्वारा रचा जाता है। इस रचना में देखना